देखिए, विनोद जी ने जो कहा उसमें मैं जोड़ूंगा कुछ थोड़ी सी बात। उनकी बात, उन्होंने जो कहा है 100% में सहमत हूँ। उनको दोहराने की बजाय मैं इसमें ये बात जोड़ूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति मुझे ही लग रही है कि अदानी वाले मसले के ऊपर तकनीकी चर्चा हो, और उस तकनीकी चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट में जांच कमेटी बन गई है। वो लगातार सेबी, शेयरों के प्राइसेस, ये सब डेट इक्विटी रेशियो वगैरह वगैरह, ये सब जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं, इन मुद्दों पर बिना हिंडनबर्ग रिपोर्ट का नाम लिए हुए वहां पर चर्चा होती रहेगी और बातचीत होती रहेगी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का नाम भी आएगा उस वक्त जबकि अदानी ने जो 400 पेज का उसका खंडन दिया था, उस खंडन के ऊपर चर्चा होगी। अदानी को उस खंडन का बचाव भी करना पड़ेगा। लेकिन भाजपा ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इसके ऊपर राजनीतिक चर्चा हो। और जब संयुक्त संसदीय समिति बनेगी, जेपीसी बनेगी, तो राजनीतिक चर्चा से रोका नहीं जा सकता, वो जरूर होगी। और वो राजनीतिक चर्चा धीरे धीरे उस हद तक जा सकती है कि प्रधानमंत्री को बुलाया जाए, उनसे भी पूछताछ की जाए। और जब राजनीतिक चर्चा होगी तो वो तो मीडिया के लिए एक बहुत बहुत मीडिया के लिए लगातार सनसनीखेज खबरों की सप्लाई होगी, सोशल मीडिया के लिए सनसनीखेज खबरों की सप्लाई होगी, उससे बहुत जबरदस्त माहौल बनेगा। और आप ध्यान रखिए, हमारे मित्र इस बात की तस्दीक करेंगे कि चुनाव का साल तो महत्वपूर्ण होता ही है, चुनाव से पहले का साल उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के लिए ट्रिगर पॉइंट यही मिलता है। अगर इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी के लिए ट्रिगर पॉइंट मिल गया तो फिर स्नोबॉल होता हुआ चुनावी साल में पहुंचेगा। फिर सरकार के हाथ, सरकार के प्रबंधन के जरिए उसको संभाला नहीं जा सकेगा। इसलिए सरकार इस बात को लेकर बहुत सतर्क है। और भारतीय जनता पार्टी, मेरा अपना अनुमान है, अनुमान गलत भी साबित होते हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर भी जेपीसी नहीं बनने देगी। जेपीसी बनने का मतलब यह है, भाजपा के रणनीतिकार ये मान रहे होंगे इस वक्त, इसको बनने देने का मतलब है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ये दूसरी बात है, अगर वो बदकिस्मत हुए तो जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है वो बहुत से काम ऐसे कर पाएगी अपने नतीजे में जो जेपीसी के कामों से मिलते जुलते हो सकते हैं। यानी वहां से भी शक की सुई जो है वो भाजपा, प्रधानमंत्री, सरकार की तरफ मुड़ सकती है, अदानी से उनके संबंधों की तरफ मुड़ सकती है। और 2 महीने का समय मिला है इस कमेटी को। मान लो एक आध बार उसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, आप 4-5 मान लीजिए 6 महीने में रिपोर्ट उसकी आई जाएगी उस कमेटी की, और उस रिपोर्ट से भी कुछ समस्या भाजपा को पैदा हो सकती है। तो भाजपा वहां भी इस कमेटी की रिपोर्ट को भी नहीं चाहेगी कि उससे उसको राजनीतिक नुकसान हो। देखिए, ये अदानी वाला मसला अगर अभी 2 साल पहले खुला होता, 3 साल पहले खुला होता, तो भाजपा के पास बहुत गुंजाइश थी इसको तरह तरह से स्पिन देने की, इसमें तरह तरह से इसमें प्रबंधित करने की, इसको मैनेज करने की बहुत गुंजाइश थी। लेकिन अब वो गुंजाइशें काफी कम हो गई हैं। देखिए, एक सरकार जो 10 साल से चल रही है उसके खिलाफ कुछ एक स्वाभाविक तौर पर सरकार विरोधी भावनाएं जमा होती हैं। जिनका आपने काम नहीं किया है वो आपसे नाराज होते हैं। कई आप ऐसे काम करते हैं जिससे कोलेटरल डैमेज बहुत सा होता है, उससे वो लोग नाराज होते हैं। तो धीरे धीरे करके कुछ लोग सरकार से विचारधारात्मक रूप से नाराज होते हैं, कुछ राजनीतिक रूप से नाराज होते हैं। तो सब मिला के अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी जमा हो जाती है। सरकारों की कोशिश होती है कि ये मसला भड़कने ना पाए, और उसको एक चिंगारी की जरूरत होती है। असल में एक चिंगारी सारे जंगल में आग लगा देती है, एक पुरानी कहावत है। तो वो ट्रिगर पॉइंट ना मिलने पाए। वो ट्रिगर पॉइंट क्या है? वो अदानी वाला मसला एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। इसको विपक्ष ने भांप लिया है, इसीलिए तो जेपीसी ना हो आगे फिर राहुल गांधी और बीजेपी उसको उसका फायदा उठाने देने से रोकने के लिए तैयार खड़ी है। देखिए, भाजपा चाहती है कि इस मसले के ऊपर चर्चा बंद हो। जो कुछ हो तकनीकी किस्म की चर्चा हो जो जनता की समझ में नहीं आएगी। भाई, अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट आप पढ़े तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जो भाषा है और जो आरोप वगैरह लगाए गए हैं, साधारण आदमी की समझ से बाहर है। उसके लिए आपको उसको डिकोड करने के लिए आपको अर्थशास्त्री की मदद लेनी पड़ेगी। अभी भी अगर हमारे जैसे लोगों से पूछा जाए जिनका अर्थशास्त्र विषय नहीं है, वो डेट इक्विटी प्राइस रेशियो वगैरह वगैरह ये सब जो बातें पूछी जाए, तो इसके लिए हमें इसकी समझ करने के लिए हमें विशेष प्रयास करना होगा। हमारी तो एक मोटी समझ है इसके बारे में कि भाई जो शेयरों के प्राइसेस थे उनको बढ़ाया चढ़ाया गया, जैसी उनकी औकात नहीं थी उससे कहीं ज्यादा, कई गुना करके उसको बेचा गया उसको। और तो अब जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है उसका एक राजनीतिक पहलू है, और वो राजनीतिक पहलू इशारा करता है या कभी कभी स्पष्ट रूप से भी बात कहता है कि भाई ये क्रोनी कैपिटलिज्म का जबरदस्त उदाहरण है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म होता ही होता है, हर सरकार में होता है। और
जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तो बिरला, टाटा और दूसरे कई ऐसे पूंजीपति, मुंद्रा वाला प्रकरण आपको याद होगा जो कि फिरोज गांधी ने उठाया था, जिसके अंदर मुंद्रा को जेल हो गई थी और उसमें एक मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसको आप गोदी पूंजीवाद कह दें, चाहे आप ये सब कुछ कोई भी नाम दे सकते हैं, ये हमेशा होता ही होता है। लेकिन अदानी वाला मसला क्रोनी कैपिटलिज्म का एक अतिवादी उदाहरण है। इससे ज्यादा क्रोनी कैपिटलिज्म, इससे नंगा क्रोनी कैपिटलिज्म कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इन चीजों के दस्तावेजी प्रमाण नहीं होते हैं, लेकिन परिस्थितिजन्य प्रमाण, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। मुझे तो ताज्जुब इस बात पे है कि कांग्रेस ने संसद के बाहर निकलकर इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर एक श्वेत पत्र अभी तक जारी क्यों नहीं किया। अगर कांग्रेस सिलसिलेवार समझाते हुए आम भाषा में इस बात को श्वेत पत्र जारी कर दे तो अदानी को भी आके उसका खंडन करना पड़ेगा, सरकार को भी उसका खंडन करना पड़ेगा, और बात बहस के और दौर में आ जाएगी। फिर वो श्वेत पत्र मीडिया के पास भी आएगा, बहुत सारा मीडिया उसके खंडों को छाप देगा, सोशल मीडिया पर श्वेत पत्र प्रकाशित हो जाएगा। तो लेकिन कांग्रेस पता नहीं क्यों नहीं कर रही है। जो राय साहब कह रहे थे और जो विनोद जी ने कहा, मैं उसमें एक तथ्य जोड़ूंगा। देखिए कि अदानी के अरबपति बनने की खूबी क्या है, क्यों वो अंबानी से इस मामले में अलग हैं, क्यों वो जेफ बेजोस से इस मामले में अलग हैं, क्यों वो अमेरिकी अरबपतियों से पिछले दिनों उभरे हैं उस मामले में अलग हैं। देखिए ज्यादातर लोग अरबपति बने हैं वो कोई खास प्रोडक्ट बाजार में लाके अरबपति बने। आपको याद होगा जब धीरू भाई अंबानी आए थे तो उनका नारा था ओनली विमल। मुझे याद है वो विमल जो कपड़ों की रेंज थी और जो पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न था उसका प्लांट वो लाए थे वहां से, उसी में प्लांट की कस्टम ड्यूटी बचाने का उनके ऊपर आरोप लगा था, जो इंडियन एक्सप्रेस में पूरी खबर छपी थी और इसको अरुण शौरी ने जिसकी पोल खोली थी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जरिए। तो लेकिन अंबानी के प्रचार प्रसार का, अंबानी का जो आकार बढ़ा है उसके पीछे ओनली विमल का नारा था। इसके बाद में आप अमेरिकी उद्योगपतियों को लीजिए, वो टेक्नोलॉजी के घोड़े पर सवार होकर आए, जो 2.0 टेक्नोलॉजी है उसके जरिए उन्होंने सोशल साइट्स बनाई हैं और वो बहुत बड़ी बिग टेक कंपनियों में सामने आ गए हैं। टाटा और बिरला भी किसी जमाने में कुछ प्रोडक्ट्स के आधार पे ही वो लोग आगे बढ़े थे। टाटा वाले स्टील बनाते थे, वो बहुत महत्वपूर्ण मामला था। बिरला के भी कुछ प्रोडक्ट थे। अदानी का प्रोडक्ट क्या है, क्या हम में से किसी को याद है? अदानी की टेक्नोलॉजी क्या है, क्या हम में से किसी को याद है? अदानी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट के दम पे अरबपति नहीं बने। प्रोफेसर अरुण कुमार ने अभी एक अपनी बातचीत में बताया, उन्होंने इस बात पर खासतौर से ध्यान दिया कि अदानी किस वजह से अरबपति बने। अदानी बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियों को एक्वायर करके उन्हें संपत्तियां लेने दी गई, अरबों अरबों करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्तियां उन्हें लेने दी गई, चाहे वो खनन की, चाहे खाने हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो शिपयार्ड्स हो, गोदियां हो, वो उनको लेने दी गई संपत्तियां, और उन संपत्तियों को बहुत कम समय में जमा करके वो अरबपति बने हैं। इसीलिए आम लोग उनके बारे में जानते भी नहीं है कुछ, आम जनता में उनका कोई लोकप्रिय जनाधार नहीं है। आपको ध्यान होगा जब धीरूभाई अंबानी का देहांत हुआ था तो कितना भी विवाद रहा हो, बंबई में उनको श्रद्धांजलि, किसी भी उद्योगपति को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी शव यात्रा में लोग उमड़ पड़े थे। देश के बड़े बड़े पूंजीपति भी उस शव यात्रा में शामिल थे, बड़े बड़े नेता भी उस शव यात्रा में शामिल थे, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे, और आम जनता भी बहुत बड़े पैमाने पर धीरूभाई अंबानी की शव यात्रा में शामिल थी। वो एक खास किस्म का क्षण था। अदानी की स्थिति क्या है? अदानी के पास उस तरह का लोकप्रिय जनाधार नहीं है। वो पूरी तरीके से सरकार के ऊपर और सरकार के समर्थन पर निर्भर अरबपति है। इसलिए भी ये मांग, उनके कामों की जांच और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये एक तकनीकी पहलू है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए 1 साल का समय बहुत होता है। अगर अदानी जैसे मुद्दे पर भी, जहां पर भाजपा ऐसी शक्तिशाली पार्टी और नरेंद्र मोदी ऐसा शक्तिशाली नेता थोड़ा अपने आप को मुश्किल में पा रहा है, वहां अगर भाजपा इस मुद्दे को एंटी सरकार के खिलाफ जो स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी होती है उसका ट्रिगर पॉइंट नहीं बना पाता है विपक्ष, तो विपक्ष बेकार है। फिर इससे फिर लोकतंत्र को कोई उम्मीद करना बंद कर देना चाहिए। अब क्या विपक्ष क्या चाहता है? कुछ भगवान इंद्र ऊपर से उतर के आएंगे, वो एंटी इनकम्बेंसी बाकायदा बनाए अपने वज्र से और उनको प्रदान करें? तो बेकार की बात है भाई। इससे अच्छा मौका विपक्ष को और क्या मिलेगा? अगर हमें विपक्ष से वास्तव में कुछ उम्मीद है, और आप ये भी देखिए विपक्ष में मतभेद हैं। आज अखिलेश यादव और ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में मतभेद है। दोनों कह चुके हैं कि हम भाजपा और कांग्रेस से बराबर की दूरी रखेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी
इसके बावजूद वो अदानी वाले मुद्दे को वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कह दिया उन्होंने अदानी वाले मुद्दे पे हमसे कोई वास्ता नहीं है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि विपक्ष की जो सरकारें हैं वो अपने लेवल पे, अपने स्तर पे अदानी के खिलाफ जांच शुरू कर सकती हैं, और उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल भी उनके उसमें आता है, उन सरकारों में। तो इन सब बातों, देखिए इसमें कुशल राजनीति की जरूरत है, एक कुशल नेटवर्किंग की जरूरत है। एक न्यूनतम मुद्दा, अदानी वाला मुद्दा, इसको न्यूनतम मुद्दा बनाया जाए। ये नहीं कि अभी हमें विपक्ष की एकता करनी है, हम भाजपा के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार खड़े करने हैं, इन सब बातों को अभी ताक पे उठा के रख दिया जाए, बैक बर्नर पर रखा जाए इन बातों को। एक न्यूनतम मुद्दा बनाया जाए और कहा कि भाई इस मुद्दे पे अगर सब लोग एकजुट हैं तो सब लोग एक मंच पे आ जाएं। उसमें मांगों के मामले में किस हद तक हमें जाना है, इसमें कुछ मतभेद हो सकते हैं, तो उसमें भी कोशिश करके एक न्यूनतम कार्यक्रम बनाना चाहिए विपक्ष को, और उस न्यूनतम कार्यक्रम के इर्द गिर्द कोई राजनीति करनी चाहिए। अगर विपक्ष के इतने तजुर्बेकार नेता हैं, अगर वो ये इतनी सी बात नहीं समझते हैं तो बहुत मुश्किल है भाई। फिर तो देखिए, इस अदानी वाले मुद्दे से पहले लगता था इस देश में एक ही टीम खेल रही है, दूसरी टीम ही नहीं है मैदान। अब कम से कम लग रहा है कि दूसरी टीम भी है। फिर वही हो जाएगा, अगर ये मुद्दा पिट गया तो फिर वही हो जाएगा, लगेगा कि एक ही टीम खेल रही है। इसमें एक बात है, देखिए इसमें अदानी में पंजाब नेशनल बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और जीवन बीमा निगम का पैसा लगा हुआ है बहुत बड़े पैमाने, और उसके सब आंकड़े वगैरह आ चुके हैं। हम सब लोग भी याद नहीं रहते थे, लंबे चौड़े आंकड़े हैं। आश्चर्य होता है इतनी लंबी चौड़ी रकमें भी होती हैं। हम तो बहुत छोटी रकम में ही अपनी जिंदगी तो मेरा कहना यह है कि और ये तीनों संगठन जो है थोड़े सांसत में भी है। इन तीनों संगठन बीच में अडानी की जब शेयर बहुत बुरी तरीके से गिर रहे थे तो जीवन बीमा निगम का जब जीवन बीमा निगम ने जो जिस कीमत में उसके शेयर खरीदे थे उसके अंदर से 11% की उसमें गिरावट हो गई थी। मुनाफे की तो बात छोड़ दीजिए, यानी जीवन बीमा निगम का मूलधन 11% कम हो गया था। तो इससे अडानी जी भी घबरा गए थे। अडानी जी ने बहुत जल्दी अपने बहुत सारे कर्जे चुकाने की मुहिम चलाई। उन्होंने हजारों करोड़ रुपए के कर्जे वक्त से पहले ही चुका दिए ताकि उनका डेट इक्विटी रेशियो जो है वो थोड़ा सुधर जाए और उनके जो लगातार शेयरों की पिटाई हो रही है वो पिटाई उनकी शेयरों की बंद हो। और कुछ इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। उन्होंने कुछ पूंजी की भी जुगाड़ की। हाँ, उन्होंने कुछ पूंजी की भी जुगाड़ की और उन्होंने अपने कुछ शेयर भी बेचे, उसके जरिए पूंजी की जुगाड़ की और बहुत सारा उन्होंने डेट जो है वो प्रीपे कर दिया, समय से पहले चुका दिया। वो अगर साधारण परिस्थिति होती तो वो बाद में चुकाते उस डेट को, उस ऋण को, या ना चुकाते। अडानी की तरफ से भी ये कोशिश चल रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। अभी संतोष भारती ने मुझे एक नई बात बताई, मैं आपका उसके सामने जिक्र कर रहा हूं, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं उस बात की। उन्होंने ये बताया कि कोई जो विदेशी जो अमेरिका वगैरह है, ये लोग जो लोग बड़े किस औद्योगिक घराने के ऊपर कितना कर्जा है इस बात की एक खोज खबर रखते हैं और एक सीमा से आगे बढ़ जाने पर वो देखते हैं कि इसके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है और इसकी एक संधि भी है। उस संधि में भी कहीं भारत के बड़े बड़े पूंजीपति जिनके अंदर अडानी भी शामिल हैं और दुनिया के और भी पूंजीपति उस संधि में भी हैं जुड़े हुए। ये संतोष भारती खबर थी। तो उस संधि की भी शर्तें हैं कि आपको अपना कर्जा कम करना पड़ेगा। तो उसमें कई सारे ऐसे क्लॉज हैं जो कि अगर वो कर्जा लगातार बढ़ता गया तो ये पूंजीपति खतरे में फंस जाएंगे। उससे वो खतरे भी बड़े विकट किस्म के खतरे हैं। तो मामला बहुत संगीन है। इस बात को सरकार भी समझती है, मोदी जी भी समझते होंगे, उनके रणनीतिकार भी समझते हैं और बाकी सब लोग भी समझते हैं। पूरा कारपोरेट सेक्टर अडानी के पक्ष में खड़ा हुआ है। आप जितने पिंक पेपर निकलते हैं आप उनको देख लीजिए, छोटी मोटी आहट के बाद अलावा सब लोग अडानी के समर्थन में हैं। ये लिखा जा रहा है कि वो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली पूंजीपति हैं। ऐसा प्रतिभाशाली पूंजीपति कोई हुआ नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।